अब पेशाब की थैली में पानी भरा है तो उसके पीछे जो गर्भाशय है, अंडाशय है, तो वो हमें इजीली दिख जाता है। अगर कोई किसी को पथरी है तो पेशाब की थैली में पानी भरा होगा, पेशाब की नली में पथरी होगी तो इजीली दिख जाएगी। अब पेशाब की थैली खाली है और आते बीच में आ गई जिसके अंदर गैस भरा है तो हमें नहीं दिखेगी। तो इसके लिए जितना अच्छा पानी पिएंगे, जितनी ब्लैडर फुल होगी वो हमारे लिए अच्छा है, और पेशेंट के लिए तो डायग्नोसिस बनेगा उनके लिए भी अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित गजेरा। सर, अपना परिचय दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गजेरा। मैं एक्सरे और सोनोग्राफी स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट के दौर पे हेल्थम फीटल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में अभी काम कर रहा हूँ। ओके सर, तो आज मैं आपको ये पूछना चाहता था कि सोनोग्राफी कैसे की जाती है, इसके लिए कौन सा मशीन आता है और ये पूरा प्रोसीजर क्या है, इसके बिहाइंड साइंस क्या है पूरा इसके पीछे का। सोनोग्राफी जो हम बोलते हैं उसमें साउंड वेव्स का यूज़ होता है। जो अपन बात करने में जो साउंड वेव्स यूज़ करते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। बट जो अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साउंड वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी होते हैं 20 लाख और उससे ज़्यादा। सो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स में हम सुन नहीं सकते, बट होते हैं ये साउंड वेव्स ही है। साउंड वेव्स को हम बॉडी में भेजते हैं, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके आते हैं उसको प्रोब पे हम पिक करते हैं, कैच करते हैं और उसका इमेज बनाते हैं कंप्यूटर पे, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ओके और सर, कौन कौन से पार्ट्स की सोनोग्राफी आपके यहाँ कॉमन की जाती है? रूटीनली हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है पेट की सोनोग्राफी। 50-60% वर्क तो वही होता है। दूसरी कॉमन सोनोग्राफी होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड सोनोग्राफी, जो प्रेगनेंसी में बच्चे की जांच के लिए जो करते हैं वो सोनोग्राफी। उसके अलावा गले की सोनोग्राफी हो सकती है, पैरों की हो सकती है, हाथ पैर की हो सकती है। अभी जो रिसेंट में हम यूज़ करते हैं तो जॉइंट्स की भी सोनोग्राफी करते हैं। उसके अलावा डॉपलर कर सकते हैं कि ब्लड की सप्लाई ऑर्गन्स को ठीक से मिल सकती है या नहीं मिल रही है, वो देखने के लिए हम सोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। ओके सर, सोनोग्राफी करवाने के कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं है। सोनोग्राफी मतलब कंप्लीटली हार्मलेस है। कई पेशेंट हमें पूछते हैं कि जैसे आप सोनोग्राफी करवा रहे हो, हमें कितना रेडिएशन लगेगा सर, ये वो। तो वो सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं लगता। जैसे हमने बात करी कि सोनोग्राफी में साउंड वेव्स यूज होते हैं जो कंप्लीटली हार्मलेस है। एक्सरे, सीटी स्कैन, उसके अंदर एक्सरेज यूज होते हैं जो हाई एनर्जी वेव्स होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरे का एक्सपोजर होता है तो हो सकती है साइड इफेक्ट। बट सोनोग्राफी में ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होती। आप कितनी भी बार करवा लो, हम लोग बिना प्रिकॉशन के हर रोज सोनोग्राफी करते हैं, हमें कुछ नहीं। ओके सर, ये पूछना था कि किन किन केसेस में आपको लगता है कि मतलब पहले करवाई है सोनोग्राफी तो बहुत जैसे फ़ायदेमंद है। मैं ऐसे कहूँगा, वैसे एडवांटेज तो काफ़ी है, एज ए डॉक्टर मैं भी जानता हूँ, पर अब प्री डिटेक्शन जिसे कहते हैं कि पहले पता चल जाना, ये सोनोग्राफी में किस किस केस में आप देखते हैं? कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको पता नहीं है कि अंदर प्रॉब्लम चल रही है, हल्का सा पेट में दर्द हो गया, या मान लीजिए बच्चे की बात करें तो पता ही नहीं है कि बच्चा कैसा बना है, कैसे क्या है। तो अगर पेट में हल्का दर्द है तो कई बार ऐसा होता है कि सोनोग्राफी में पकड़ में आता है कि ये तो कैंसर का था। कई बार ऐसा होता है कि भी पता चलता है कि कोई किडनी के अंदर पथरी फंसी हुई थी जिसके कारण दर्द हो रहा है। पहले एक बार जोर से दर्द होता है, बट उसके बाद दर्द हल्का हो गया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और वो उसने किडनी को पूरा डैमेज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार पेट की नसें फूल जाती है, पेट के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी से हम पता कर सकते हैं। अब प्रेगनेंसी की बात करें तो अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का कोई ऑर्गन ठीक से नहीं बना है, तो वो सोनोग्राफी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अर्ली हमें पता चले तो अगर हो सके तो हम उसका इलाज करें, या फिर बच्चे को अर्ली टर्मिनेट करा सके, जिससे मदर को भी इतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो। ओके सर, आपने प्रेगनेंसी की बात की, तो अभी कॉमन रिसेंट साइंस तो काफ़ी एडवांस हो चुका है और काफ़ी जो मतलब बच्चे जो गिरने के चांसेस थे वो भी कम हो गए हैं।
तो अभी आपके हिसाब से गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार सोनोग्राफी करवानी चाहिए और कौन कौन से स्टेज पे करवानी चाहिए? सो गर्भावस्था में कितनी भी बार सोनोग्राफी ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, बट Okay. मिनिमम हम लोग 4 बार रिकमेंड करते हैं। एक तो अर्ली स्टेज में जब भी बच्चा बना है तो बच्चे की धड़कन आ चुकी है कि नहीं आ चुकी, बच्चा गर्भाशय के अंदर ही है, कई बार ऐसा होता है ट्यूब में फंस जाता है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो देखने के लिए और उसकी एज डिटरमाइन करने के लिए हम एक फर्स्ट सोनोग्राफी करते हैं। उसके बाद होती है 3 महीने की सोनोग्राफी, जिसको NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। Okay. उसके अंदर जो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, जिसमें दिमाग से बच्चा मंद होता है, मंद बुद्धि का, तो उसके कितने चांसेस है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हाथ नहीं बना, पैर नहीं बना, दिमाग की हड्डी नहीं बनी, तो वो तीसरे महीने में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5th-6th मंथ के अराउंड, उसको बोलते हैं एनोमली स्कैन। Okay. तो उस टाइम पे हम पूरे बॉडी का डिटेल इवोल्यूशन करते हैं, सिर से लेके पाँव तक। उसमें हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, सिर की हड्डी देख लो, चेहरा, नाक की हड्डी, होठ से लेके हार्ट में देख लेते हैं, तो हार्ट के सारे चेम्बर्स, उसके अंदर जो नली होती है वो देख लेते हैं, पेट के अंदर आते देखती है, किडनीज देखते हैं। उसके अलावा पीछे रीढ़ की हड्डी होती है तो रीढ़ की हड्डी का भी इवोल्यूशन करते हैं। उसके अलावा बच्चे के आसपास पानी ठीक से है कि नहीं है, उसको जो मेली बोलते हैं वो ठीक से बनी है कि नहीं बनी, वो सारा इवोल्यूशन कंप्लीट इवोल्यूट करते हैं। और उसके बाद आता है ग्रोथ स्कैन और कलर डॉपलर बोलते हैं। तो उसके अंदर बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे को पोषण ठीक से मिल रहा है, तो वो देखते हैं कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर ब्लड की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो उसका हम ग्रोथ एंड कलर डॉपलर में इवोल्यूशन करते हैं। ओके सर, आपकी फील्ड में मेनली मशीन और ह्यूमन टच दोनों है, तो ऑब्वियस फॉर श्योर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना हुआ है ये बताइए मुझे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस काफ़ी बोल सकते हैं। अर्ली मशीन इतनी पावरफुल नहीं थी जो आज के समय में है। जैसे कैमरा, अब मोबाइल का कैमरा अच्छा हो गया है, इस हिसाब से अल्ट्रासाउंड की भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर रहे हैं। अब पहले ये स्नायु की सोनोग्राफी, जिसको मस्कुलोस्केलेटल बोलते थे, उतना नहीं होता था, बट अब हाई रिजोल्यूशन आने के बाद हम लोग जॉइंट की स्नायु की सोनोग्राफी अच्छे से कर रहे हैं और अच्छा डिटेक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा इजीली अवेलेबल हो गई ये मशीनें, तो ज़्यादा रोग मीन्स ज़्यादा डिटेक्शन हो रहे हैं डिजीज़ के। उसके अलावा कलर डॉपलर, 3D 4D वो तो अब कॉमन जैसा हो गया। 3D 4D तो लोग यूजुअली सब काफ़ी टाइम से है। अब नया डिटेक्शन में आया है, नई टेक्नोलॉजी में आया है इलास्टोग्राफी। इलास्टोग्राफी से क्या करते हैं कि जो भी जैसे बॉडी का पार्ट है, ऊपर का है, स्किन का हिस्सा है, तो हम बोल सकते हैं कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। बट अब इलास्टोग्राफी की मदद से हम बॉडी के अंदर के पार्ट का भी बोल सकते हैं। जैसे लीवर इलास्टो करते हैं तो लीवर कितना हार्ड है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कोई ऐसी बीमारी है जैसे सीरोसिस बोले या फाइब्रोसिस बोले कि जिसके अंदर लीवर ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वो हम अब सोनोग्राफी से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जो अभी क्वाइट रिसेंट है। सर, और ये पूछना था, आप रेडियोलॉजिस्ट अक्सर कहते हो कि भाई सोनोग्राफी करने आओ, इससे पहले ढेर सारा पानी पी लो, पेट फुल कर लो। सर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो जितना पानी ज़्यादा रहेगा, जितना लोग अच्छा पानी पिएंगे, अच्छा पेशाब रोगे, उतना हमें अंदर अच्छा से दिखेगा बॉडी के अंदर से, क्योंकि साउंड वेव्स पानी के अंदर ज़्यादा अच्छे से ट्रांसमिट होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, तो आर्टिफैक्ट भी कम आते हैं। तो डिजीज़ डिटेक्शन, कोई बीमारी पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पेशाब की थैली में पानी भरा है तो उसके पीछे जो गर्भाशय है, अंडाशय है, तो वो हमें इजीली दिख जाता है। अगर किसी को पथरी है तो पेशाब की थैली में पानी भरा होगा, पेशाब की नली में पथरी होगी तो इजीली दिख जाएगी। अब पेशाब की थैली खाली है और आते बीच में आ गई जिसके अंदर गैस भरा है तो हमें नहीं दिखेगी। तो इसके लिए जितना अच्छा पानी पिएंगे, जितनी ब्लैडर फुल होगी, वो हमारे लिए अच्छा है, और पेशेंट के लिए तो डायग्नोसिस बनेगा, उनके लिए भी अच्छा है, इसलिए हम पे। ओके सर, और ये बात पूछनी थी, जैसे हर कोई चीज़ की जैसे मशीन है तो मशीन के कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रहेंगे। ऐसे सोनोग्राफी में कौन सा लिमिटेशन है जो आपके हिसाब से आप देखते हैं?
सोनोग्राफी का मेजर लिमिटेशन है वो, एक तो गैस कोई भी एयर पॉकेट है उसको क्रॉस नहीं कर सकती, या बॉडी के अंदर बोन है उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो अगर किसी की आंतों में गैस ज़्यादा है, पेट गैसियस एब्डोमेन है, तो उस केस में सोनोग्राफी से डिजीज डिटेक्शन का रेट कम हो जाएगा, इतना अच्छे से हमें नहीं दिखेगा। और अगर कहीं पे भी हड्डी बीच में आ रही है तो उसके बियॉन्ड हम नहीं दे सकते सोनोग्राफी में। ओके। और सर ये पूछना था, जैसे कोई भी लोगों को बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो अक्सर पहले क्लिनिक्स में दिखाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे उन डॉक्टर साथी मित्रों के लिए है जो हम लोगों को मतलब कब आपको पेशेंट डिलीवर करना चाहिए, कब आपके पास पेशेंट भेजना चाहिए। सो बेसिकली वो डिजीज़ और पार्ट्स पे डिपेंड करेगा कि कब भेजना चाहिए, बट यूजुअली हमारे पास पेट के पेशेंट ज़्यादा आते हैं पेट की सोनोग्राफी के लिए। तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि एक्यूट एब्डोमेन है जिसमें एक साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, असह्य पेन हो रहा है, कि इनिशियली बहुत पेन हो गया, तो उस केस में एक तो करना चाहिए सोनोग्राफी। दूसरा है कि अगर लंबे टाइम से दर्द कंटिन्यू हो रहा है, 2-3 महीने हो गए, दर्द जा ही नहीं रहा है, हल्का सा भी है बट है, तो उस केस में देखना चाहिए कि अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं है ना, तो उस हिसाब से भेजते हैं। और बाकी तो प्रेगनेंसी में हमने बात करी है कि 4 बार जो सोनोग्राफी है वो रूटीनली भेजनी चाहिए। ओके। और सर अराउंड सोनोग्राफी के चार्जेस क्या होंगे। सोनोग्राफी के चार्जेस हर एक जगह पे अलग अलग होते हैं। ओके 1000 से लेके 4-5 हज़ार तक की रेंज में होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी सोनोग्राफी करनी है, क्या करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। और सर जैसे अभी एडवांस टेक्निक तो नहीं कहूँगा, पर इसके पैरेलल कहूँगा कि जैसे MRI है, CT स्कैन है, कंपेयर टू सोनोग्राफी में क्या फ़ायदा है। तो सोनोग्राफी में फ़ायदा ये है कि ये इजीली अवेलेबल है, हर एक एरिया में सोनोग्राफी आपको मिलेगी। CT MRI इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये है कि CT स्कैन के कंपैरिजन में इसमें रेडिएशन नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। ओके, और सोनोग्राफी इजीली अवेलेबल है, कंपैरेटिवली चीप है, बाकी मोडालिटीज़ से तो ये काफ़ी चीप है। ओके, इसमें आप लाइव देख सकते हो, डायनेमिक्स एक बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक स्कैन, कि भाई सोनोग्राफी करते करते आप लोगों को दिखा सकते हो, उसके साथ लोगों के पार्ट्स भी आप हिला सकते हो। जैसे मुझे इसकी जॉइंट की सोनोग्राफी करनी है तो मैं सोनोग्राफी करते करते जॉइंट को मूव कर सकता हूँ, और उसकी क्या रिएक्शन होता है वो सोनोग्राफी में देख सकता हूँ। बाकी मोडालिटी में आप ये नहीं कर सकते, उसमें जो फोटो आ गई वो फाइनल है। और बोल दिया आपने कंपेरेटिवली चीप है। और जैसे CT MRI में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई जो छोटी सी जगह है उसके अंदर जाना पड़ता है, जिसको फोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिक होता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। ये ओपन है कि आप बैठ के जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात करते करते स्कैन हो जाएगा। तो उस हिसाब से पेशेंट को भी कंफर्टेबल रहता है ये। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सोनोग्राफी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।